सत्ता के नशे में अंधे एक मंत्री ने जब अनाथ बच्चों के स्कूल को तोड़ डालने और एक फौजी की मां को जलील करने की हिम्मत की, तो उसे अंदाजा भी नहीं था कि चंद ही घंटों में उसकी पूरी राजनीतिक गद्दी कैसे राख में मिलने वाली है। नमस्कार, मैं विवेक वर्मा आज आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जो हमारे समाज के उस कड़ी डीडी हुए सच का आईना है, जहां कुर्सी और सत्ता का गुरूर इंसान को इतना अंधा कर देता है कि वह मातृभूमि की रक्षा करने वालों का भी सम्मान करना भूल जाता है। एक फौजी जो सरहद पर अपनी छाती पर गोलियां खाने को तैयार रहता है, वह यह सोचकर निश्चिंत होता है कि उसके पीछे उसका परिवार और उसका देश सुरक्षित है। लेकिन क्या हो जब उसी फौजी के घर को, उसकी जन्मभूमि को, उसके ही देश के कुछ भ्रष्ट और लालची राजनेता नोचने लगें? आज की कहानी राजस्थान के जोधपुर से कुछ दूरी पर बसे एक छोटे से कस्बे की है। यह कहानी सिर्फ एक जमीन के टुकड़े की नहीं है, बल्कि यह एक सेना के अधिकारी के उस खामोश और प्रलयंकारी अनुशासन की कहानी है जिसने पूरे भ्रष्ट तंत्र और एक बाहुबली मंत्री को उसकी असली औकात याद दिला दी थी। जोधपुर के उस शांत कस्बे में रुक्मिणी देवी नाम की एक बहुत ही आदरणीय और बुजुर्ग महिला रहती थीं। रुक्मिणी देवी एक सेवानिवृत्त रिटायर्ड शिक्षिका थीं। उन्होंने अपने पुश्तैनी और बहुत बड़े मकान को एक अनाथालय और निशुल्क स्कूल में बदल दिया था, जिसका नाम था मातृछाया। इस आश्रम में 30 से ज्यादा ऐसे मासूम बच्चे रहते थे जिनका इस दुनिया में कोई नहीं था। रुक्मिणी देवी का एक ही बेटा था, मेजर दिग्विजय सिंह। दिग्विजय भारतीय सेना की सबसे घातक टुकड़ी पैरा स्पेशल फोर्सेस पारा एसएफ में तैनात था और इन दिनों कश्मीर की बर्फीली वादियों में देश की रक्षा कर रहा था। रुक्मिणी देवी के लिए वो 30 अनाथ बच्चे भी दिग्विजय के समान ही थे और वो अपना पूरा जीवन उन्हें काबिल इंसान बनाने में लगा रही थीं। लेकिन मातृछाया की उस बेशकीमती जमीन पर राज्य के एक बहुत ही भ्रष्ट, बाहुबली और ताकतवर कैबिनेट मंत्री राघवेंद्र प्रताप की बुरी नजर पड़ीडीडीएच गई थी। राघवेंद्र प्रताप उस इलाके में एक ऐसा नाम था जिसके आगे प्रशासन, पुलिस और कानून सब पानी भरते थे। उसे उस जमीन पर अपना एक आलीशान रिसॉर्ट बनाना था। उसने कई बार रुक्मिणी देवी को जमीन बेचने का दबाव बनाया, लेकिन रुक्मिणी देवी ने साफ इनकार कर दिया। एक दोपहर जब आश्रम में बच्चे खाना खा रहे थे, तभी मंत्री राघवेंद्र प्रताप अपने दर्जनों गुंडों और इलाके के बिके हुए थानेदार शमशेर के साथ हथियारों से लैस होकर आश्रम में घुस आया। गुंडों ने बच्चों के खाने की थालियां लात मारकर पलट दी। मासूम बच्चे डर के मारे चीखने लगे। रुक्मिणी देवी ने आगे बढ़कर उन गुंडों को रोकना चाहा। यह क्या अंधेर है? इन मासूमों के निवाले पर लात मारते हुए तुम्हें पाप नहीं लगता? बाहर निकलो मेरे आश्रम से। रुक्मिणी देवी की आवाज में एक मां का क्रोध था। मंत्री राघवेंद्र प्रताप ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए बहुत ही भद्दी हंसी हंसी और रुक्मिणी देवी को जोर से धक्का दे दिया। रुक्मिणी देवी जमीन पर गिर पड़ रही और उनके माथे से खून बहने लगा। एक छोटी सी अनाथ बच्ची 7 साल की मीरा रोते हुए रुक्मिणी देवी के गले लग गई। तेरी ये समाज सेवा बहुत हो गई बुढ़िया। कल सुबह यहां मेरा बुलडोजर चलेगा। अगर अपनी जान प्यारी है तो इन अनाथ कीड़ों को लेकर रात तक यहां से निकल जा। तेरा वो फौजी बेटा जो सरहद पर बंदूक चलाता है, वो भी यहां आकर मेरी परछाई का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यहां का कानून, यहां की पुलिस सब मेरी जेब में है। राघवेंद्र ने अहंकार से चीखते हुए कहा और अपने गुंडों के साथ वहां से चला गया। कहानी के इस मोड़ पर जहां एक 70 साल की मां को सरेआम जमीन पर गिराया जा रहा है और अनाथ बच्चों का निवाला छीना जा रहा है, मैं आपसे एक बहुत ही व्यक्तिगत बात साझा करना चाहता हूं। दोस्तों, जब देश के रक्षक सीमा पर लड़ीडीडीएच रहे हों और उनके ही घरों में उनके बूढ़े माता पिता को राजनेताओं की गुंडागर्दी का शिकार होना पड़े, तो यह सिर्फ एक परिवार का नहीं, बल्कि पूरे देश का अपमान है। अगर आपके खून में भी इस अन्याय के खिलाफ आग उठ रही है और आप मानते हैं कि इन भ्रष्ट नेताओं का अहंकार टूटना ही चाहिए, तो हमारे चैनल वर्मा स्टोरीज को अभी इसी वक्त पूरे दिल से सब्सक्राइब कर लें। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही समाज की आंखें खोलने वाली और अन्याय के खिलाफ दहाड़ने वाली कहानियां आप तक लाने की असीम ताकत देता है। एक सच्चे फौजी के सम्मान में सब्सक्राइब का बटन अब भी दबाएं
रुक्मिणी देवी ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने माथे का खून पोंछा और टूटे हुए बर्तनों को समेटने लगीं। उसी शाम आश्रम के मुख्य द्वार पर एक टैक्सी आकर रुकी। उसमें से एक लंबे कद का नौजवान बाहर उतरा। वह मेजर दिग्विजय सिंह था, जो महीनों बाद अपनी मां को सरप्राइज आश्चर्यचकित देने के लिए कुछ दिनों की छुट्टी पर घर आया था। लेकिन जब दिग्विजय ने आश्रम में कदम रखा तो वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आंगन में बिखरा हुआ खाना, डरे सहमे बच्चे और अपनी मां के माथे पर बंधी हुई खून से सनी पट्टी देखकर उस पैरा कमांडो का खून खौल उठा। छोटी सी मीरा ने दौड़कर दिग्विजय की टांगें पकड़ दैच लीं और रोते हुए बोली, फौजी भैया, वो गंदे अंकल आए थे। उन्होंने मां जी को बहुत मारा और कहा कि कल हमारा घर तोड़ ढह देंगे। दिग्विजय ने अपनी मां को गले से लगा लिया। रुक्मिणी देवी ने रोते हुए उसे मंत्री राघवेंद्र प्रताप की सारी सच्चाई बता दी। एक आम इंसान होता तो शायद डर जाता, लेकिन दिग्विजय एक ऐसा योद्धा था जिसने मौत की आंखों में आंखें डालकर जंग जीती थी। उसने अपनी मां के आंसू पोंछे और बहुत ही शांत लेकिन एक प्रलयंकारी स्वर में कहा कि मां, फौजी कभी रोता नहीं है। जो आग सीमा पार के दुश्मनों को राख कर सकती है, वो आग देश के अंदर बैठे गद्दारों को भी भस्म करना जानती है। कल कोई बुलडोजर नहीं चलेगा। दिग्विजय तुरंत अपने सादे कपड़ों में स्थानीय थाने पहुंचा। थानेदार शमशेर अपनी कुर्सी पर पैर पसारे बैठा था। दिग्विजय ने जाकर बहुत ही मर्यादा के साथ अपनी शिकायत दर्ज करानी चाहिए। थानेदार साहब, मैं मेजर दिग्विजय सिंह, मंत्री राघवेंद्र ने मेरी मां पर हमला किया है और अनाथालय तोड़ ढहने की धमकी दी है। मैं उनके खिलाफ प्राथमिकी एफआईआर दर्ज कराना चाहता हूं। थानेदार शमशेर ने जोर से ठाका लगाया। अरे ओ कमांडो, तेरी ये देशभक्ति की फिल्में यहां नहीं चलेंगी। मंत्री जी के खिलाफ केस? लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। जा चुपचाप अपनी बुढ़िया मां को लेकर गांव छोड़ डाच दे, वरना तेरी ये फौजी की वर्दी इसी थाने में उतरवा लूंगा। दिग्विजय ने शमशेर की आंखों में सीधा देखा। उसकी वो ठंडी और बेखौफ नजर देखकर शमशेर अंदर तक कांप गया। वर्दी शरीर पर नहीं, मेरी आत्मा पर सिली है थानेदार, और उसे उतारने की औकात इस दुनिया के किसी मंत्री में नहीं है। मैंने तुम्हें कानून से काम करने का मौका दिया था, लेकिन तुम वफादार कुत्तों की तरह दुम हिलाना पसंद करते हो। अब जो होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। यह कहकर दिग्विजय शांति से थाने से बाहर आ गया। मंत्री राघवेंद्र प्रताप को जब पता चला कि रुक्मिणी का फौजी बेटा आ गया है तो उसका अहंकार और भी भड़क उठा। उसने उसी रात आश्रम की बिजली और पानी कटवा दिया। पूरे आश्रम में गुप्त अंधेरा था। बच्चे डर के मारे एक दूसरे से चिपके हुए थे। दोस्तों, जब सत्ता का नशा सिर चढ़कर बोलता है तो इंसान यह भूल जाता है कि शांत दिखने वाला समंदर जब अपनी लहरें उठाता है तो बड्ढे बड्ढे महल उसमें डूब जाते हैं। अगर आपको भी मंत्री राघवेंद्र और उस भ्रष्ट थानेदार की इस नीच हरकत पर क्रोध आ रहा है और आप भी इस बात का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि एक सच्चा फौजी कैसे इस पूरे तंत्र को हिलाकर रख देगा, तो वर्मा स्टोरीज को बिना एक पल की देरी किए अभी सब्सक्राइब करें। हमारी ये कहानियां सिर्फ किस्से नहीं हैं, बल्कि ये आपको विश्वास दिलाती हैं कि इस देश में जब भी धर्म और न्याय की पुकार उठती है तो अहंकार को मिट्टी में मिलना ही पड़ता है। इस सत्य और धर्म के सफर का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब का बटन पूरे दिल से अभी दबाएं। रात के 2 बज रहे थे। अचानक आश्रम के बाहर 4 गाड़ियां आकर रुकीं। मंत्री राघवेंद्र ने अपने 20 सबसे खूंखार गुंडों को दिग्विजय की हत्या करने और आश्रम को खाली कराने के लिए भेजा था। गुंडे हाथों में लोहे की रॉड और हथियार लेकर आश्रम का दरवाजा तोड़ ढकर अंदर घुस गए। लेकिन आंगन के बीचों बीच मेजर दिग्विजय सिंह अकेला खद्दहाया था। उसने कोई हथियार नहीं लिया था। अगले 10 मिनट तक उस आश्रम के आंगन में जो हुआ वो उन गुंडों ने अपने बुरे सपनों में भी नहीं सोचा होगा। एक निहत्थे कमांडो ने उन 20 हथियारबंद गुंडों की वो हालत की कि उनकी हड्डियां टूटने की आवाजें बाहर सड़धक तक सुनाई दे रही थीं। 5 मिनट के अंदर सारे गुंडे जमीन पर खून से लथपथ तड्ढे छप रहे थे। तभी थानेदार शमशेर भारी पुलिस बल के साथ वहां आ पहुंचा। उसने तुरंत अपनी पिस्तौल दिग्विजय पर तान दी। हाथ ऊपर कर ले फौजी, तूने मंत्री जी के आदमियों पर जानलेवा हमला किया है। मैं तुझे हाफ मर्डर के केस में अंदर करूंगा। दिग्विजय ने बिना किसी विरोध के अपने हाथ आगे कर दिए।
उसे हथकद्दी पहनाकर थाने ले जाया गया। रुक्मिणी देवी रोती रहीं, लेकिन दिग्विजय ने अपनी मां को मुस्कुराकर इशारा किया कि सब ठीक हो जाएगा। अगली सुबह थाने के लॉकअप हवालात में दिग्विजय जमीन पर बैठा था। तभी मंत्री राघवेंद्र प्रताप अपने पूरे शाही रुतबे के साथ थाने में दाखिल हुआ। उसने लॉकअप के बाहर खड़ी ढीचे होकर दिग्विजय को घूरते हुए कहा, क्यों फौजी, निकल गई सारी देशभक्ति की हवा? आज सुबह 10 बजे मेरे बुलडोजर तेरे उस अनाथालय को ईंट ईंट करके गिरा देंगे और तू यहां इन सलाखों के पीछे सर ढाता रहेगा। यही अंजाम होता है राघवेंद्र प्रताप से टकराने का। दिग्विजय अपनी जगह से खद्दा हुआ। वह सलाखों के पास आया और बहुत ही धीमी लेकिन खौफनाक आवाज में बोला, मंत्री जी, फौज में हमें सिखाया जाता है कि दुश्मन को खत्म करने से पहले उसे अपनी पूरी ताकत का मुजाहिरा करने दो, ताकि जब वो गिरे तो उसे पता हो कि वो क्यों हारा है। 10 बजने में अभी 1 घंटा बाकी है। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि अब जो तूफान आएगा वो तुम्हारी पूरी रियासत को उड्ढा ले जाएगा। मंत्री हंसता हुआ वहां से चला गया। सुबह के 10 बज चुके थे। मंत्री राघवेंद्र अपने काफिले और 3 विशाल बुलडोजरों के साथ मातृछाया आश्रम के बाहर पहुंच चुका था। थानेदार शमशेर ने रुक्मिणी देवी और रोते हुए बच्चों को धक्के मारकर सड्डी एचक पर खद्दा कर दिया था। चलाओ बुलडोजर, तोड़ी दो इस इमारत को, मंत्री ने चिल्लाकर आदेश दिया। बुलडोजर चालू ही हुए थे कि तभी पूरे आसमान में हेलीकॉप्टर की गड्डी डे गड्डे दहाहट गूंज उठी। सड्डी डे दैचिक के दोनों तरफ से धूल उड़ाती हुई भारतीय सेना की बख्तरबंद गाड़ियां और मिलिट्री पुलिस के ट्रक तूफान की रफ्तार से आ रहे थे। पूरा इलाका मिलिट्री की गाड़ियों से घिर गया और सिर्फ सेना ही नहीं, उनके साथ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई और राज्य के पुलिस महानिदेशक डीजीपी की गाड़ियां भी थीं। मंत्री राघवेंद्र और थानेदार शमशेर के तो जैसे पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। उन गादियों के बीच में से एक सफेद रंग की सरकारी गादी आकर रुकी, जिसमें से मेजर दिग्विजय सिंह बाहर निकला। लेकिन इस बार वह सादे कपड़ों में नहीं था। उसने अपनी भारतीय सेना की पैरा एसएफ की पूरी कॉम्बैट यूनिफॉर्म लद्दाखू वर्दी पहनी हुई थी। उसके सीने पर चमकते हुए मेडल और सिर पर मरून बेरे उसकी वीरता की गवाही दे रहे थे। डीजीपी साहब ने खुद उसे थाने से पूरे सम्मान के साथ रिहा करवाया था। दिग्विजय अपनी वर्दी की शान के साथ मंत्री राघवेंद्र के सामने आकर खड़ीडीढा हो गया। क्या हुआ मंत्री जी, बुलडोजर क्यों रुक गए? दिग्विजय की आवाज अब एक दहाड़ में बदल चुकी थी। मंत्री ने कांपते हुए डीजीपी साहब से पूछा, यह सब क्या है डीजीपी साहब? आप इस फौजी के साथ यहां क्या कर रहे हैं? डीजीपी साहब ने एक बहुत ही सख्त नजरों से मंत्री को देखा और कहा, मंत्री जी, मेजर दिग्विजय सिंह सेना के मिलिट्री इंटेलिजेंस सैन्य खुफिया विभाग के साथ भी काम करते हैं। जिस रात आपने आश्रम की बिजली काटी थी, उसी रात मेजर साहब ने आपकी उन सारी फाइलों और काले कारनामों के सबूत रक्षा मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ को भेज दिए थे, जहां आप अपने रिसोर्ट की एडीडीएच में सीमा पार से हो रही हथियारों की तस्करी का पैसा लगा रहे थे। आप जमीन नहीं हथिया रहे थे, आप देश बेच रहे थे। सीबीआई के अधिकारी ने आगे बढ़कर मंत्री के हाथों में हथकद्दी लगा दी। राघवेंद्र प्रताप, तुम पर राष्ट्रद्रोह, देशद्रोह और एक सेवारत सैन्य अधिकारी के परिवार पर जानलेवा हमला करवाने का मुकदमा दर्ज किया गया है। तुम्हारी पूरी संपत्ति आज से जब्त की जाती है। थानेदार शमशेर, जो अब तक पसीने से नहा चुका था, वह घुटनों के बल दिग्विजय के पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए मेजर साहब, मैं तो बस हुक्म का गुलाम था। दिग्विजय ने अपनी बूट से शमशेर को पीछे धकेल दिया। गुलामों की जगह पुलिस की वर्दी में नहीं, जेल की सलाखों के पीछे होती है। डीजीपी साहब, इस गद्दार की वर्दी अभी उतरवाइए। उसी वक्त सरेआम शमशेर के कंधों से उसके सितारे नोच लिए गए। पूरा कस्बा, जो कल तक इन गुंडों से खौफ खाता था, वह आज तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा था। छोटे छोटे अनाथ बच्चे दौड़कर दिग्विजय के पैरों से लिपट गए। दिग्विजय ने आगे बढ़कर अपनी मां रुक्मिणी देवी के चरण स्पर्श किए। रुक्मिणी देवी ने अपने बेटे का माथा चूम लिया और उनकी आंखों से गर्व के आंसू बह निकले। मां, जब तक तेरे इस बेटे के शरीर में खून का एक भी कतरा है, कोई भी गद्दार इन मासूमों के घर की एक ईंट भी नहीं हिला सकता। यह एक फौजी का वादा है। दिग्विजय ने अपनी मां को आलिंगन में लेते हुए कहा,
उस दिन के बाद से उस पूरे जिले में किसी भी बाहुबली नेता या भ्रष्ट अधिकारी की यह हिम्मत नहीं हुई कि वह किसी गरीब या किसी फौजी के परिवार की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। मेजर दिग्विजय ने बिना कोई गैर कानूनी काम किए सिर्फ अपनी सूझबूझ और अपने फौजी अनुशासन से पूरे सिस्टम को यह कड़ीडीडीआईचा संदेश दे दिया था कि जब देश का जवान अपने देश के अंदर बैठे दुश्मनों से लड्डी डहने पर आता है तो बद्धी बद्धी सरकारें हिल जाती हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह कहानी हमें एक बहुत ही गहरा जीवन मूल्य सिखाती है। जब आपके पास ताकत आती है तो वह आपकी सबसे बड़ी परीक्षा का समय होता है। आपकी असली पहचान इस बात से नहीं होती कि आप अपने से ऊंचे लोगों के सामने कितना झुकते हैं, बल्कि आपकी इंसानियत और आपकी देशभक्ति इस बात से नापी जाती है कि आप उस बेबस और आम इंसान के साथ कैसा बर्ताव करते हैं जो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। याद रखिए, हमारे देश के जवान हमारी आन, बान और शान हैं। उनका सम्मान हमारा सबसे बड़ा धर्म है। मैं आपका अपना दोस्त विवेक वर्मा आज इस कहानी के अंत में आपसे बस यही गुजारिश करूंगा कि जीवन में हमेशा उन जवानों का और उनके परिवारों का सम्मान कीजिए जो हमारी नींद के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। अगर आपको आज की इस कहानी से जीवन की कोई नई और सच्ची सीख मिली हो और आपके सीने में देशभक्ति की एक नई लहर दौड़ी हो तो वर्मा स्टोरीज को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा प्रयास, आपका एक सब्सक्राइब हमें यह विश्वास दिलाता है कि सच्चाई और देशभक्ति का साथ देने वाले आज भी इस देश में बहुत बड़ी संख्या में मौजूद हैं। इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार के हर सदस्य, अपने सभी दोस्तों के साथ इसे जरूर साझा करें। क्या पता आपकी शेयर की गई इस एक कहानी से किसी के अंदर बैठा हुआ गुरूर हमेशा के लिए टूट जाए और समाज को एक नई दिशा मिल सके। कल फिर मिलूंगा आपसे एक नई कहानी और एक नए एहसास के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखें। जय हिंद। धन्यवाद।